हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सक्सेस सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं दृष्टि का सामान्य ज्ञान, जो कि सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसके अंदर हम इस तरीके से सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, वन बाय वन हम पूरा इसका हिस्ट्री का सेगमेंट, ज्योग्राफी का सेगमेंट, पॉलिटी का और आपका साइंस का सारा वन बाय वन हमें देखने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, XYZ कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, हर जगह आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो एक बार अगर हम बेहतरीन तरीके से सामान्य ज्ञान को अपना पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है GK GS पढ़ने में। जनरली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे जो फैक्ट होते हैं ना इन सामान्य ज्ञान की बुकों में, किस तरीके से पढ़ने वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये फैक्ट कभी याद ही नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो फैक्ट दिए होते हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो मेरा इस सीरीज़ के माध्यम से इन फैक्ट्स के अंदर एक कनेक्टिविटी लाना, एक कहानी की तरह आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को जोड़ करके आप तक डिलीवर करना मेरा पर्पज़ है। तो इसके अंदर हम लोगों ने 6 क्लासेस, इससे पहले 6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 6 क्लासेस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और आज की क्लास आपका जो महाजनपद काल स्टार्ट होने वाला है, ये चैलेंज है मेरा, ढूंढ के दिखाओ इससे बेहतर अगर आपको कंटेंट मिल जाता है। क्योंकि ये जो मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, 3 बुक्स की स्टडी करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद, इसमें कंप्लीट आपका जितना ज़रूरी होना चाहिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारा कंटेंट मैंने इसके अंदर आपको दिया है। इससे बाहर कुछ निकल सकता है तो वो निकल सकता है PhD का कंटेंट। तो PhD हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को तो जनरली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। PhD करना है तो उसके लिए तो फिर आपको एक एक आपका महाजनपद के बारे में पूरा एक एक बुक लिखी जा सकती है। तो हमें PhD नहीं करना है, जितना हमको चाहिए कंटेंट उतना इसके अंदर सफिशिएंट है। थोड़ा सा आपको ये अजीब इसलिए लग सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको कट पेस्ट मिलेगा बुक्स का। बिल्कुल भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास के दिन ही बता दिया था, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, कोई भी यूट्यूबर नहीं हूँ। जनरली एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ ब्रदर, एक बड़े भाई के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे, एक फ्रेंड के तौर पे आप मुझे देख सकते हैं कि आपको जहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक को पढ़ने में, वो प्रॉब्लम आपको ना हो, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बस मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से अपना GS को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एज अ फ्रेंड मैं आपकी ये हेल्प करना चाह रहा हूँ, बस इतना आप समझ लीजिए। तो उसमें आपका सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा, मैंने बस ये सीरीज़ थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन आपका सपोर्ट इतना ज़्यादा बेहतर रहा कि मुझे लगा कि मुझे आपको और बेहतर देना चाहिए। तो इसी बेहतर की तलाश में जो है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। तो आज महाजनपद काल का हमारा सेशन होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, मैंने जैसा आपसे कहा कि कहानी की तरह हम जोड़ करके चलेंगे, तो थोड़ा सा मैंने आपको कहानी के सेगमेंट में यहाँ पे बना रखा है। पहले हम इसे देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एज अ बुक हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं महाजनपद काल की, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, यदि हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कहानी की तरह देखें तो सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल की बात की, फिर उत्तर वैदिक काल की बात की, और फिर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको एक कड़ी की तरह जोड़ के देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 2500 ईसा पूर्व से आपकी 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है, और जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। हमने ऋग्वैदिक काल देखा, ऋग्वैदिक काल हमने देखा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। अब आप देखेंगे 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में हम आ गए सीधा, यानी बीच के जो 250 वर्ष हैं, ये 250 वर्षों का इतिहास जो है कि वो अज्ञात है। इसके हमारे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। थोड़े बहुत कहीं सोर्सेज मिलते भी हैं तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद हमने देखा ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हमने देखा उत्तर वैदिक काल, और आज हम लोग देखने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास। ईसा पूर्व में जो काउंटिंग होती है वो आपकी बैकवर्ड चलती है, ठीक है। तो हमने देखा महाजनपद काल। अब महाजनपद काल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक हो गया। इसमें होता क्या है कि जनरली जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोग बस अपना खाना पीना खाते थे, जनरल लाइफ जीते थे। उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी भूमि पर अतिक्रमण या जो है कि ज़मीन हड़पने से ऐसा कोई मतलब नहीं था। साधारण जीवन जी रहे थे अपना। ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल में
थोड़ा सा जीवन और हल्का सा लोग जो है कि एक कबीलाई तौर पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक ग्रुप में लोग बाग जो है कि जब रहना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ मतलब ग्रुप का मतलब ये नहीं कि हम पुराने प्राचीन इतिहास में स्टार्टिंग पाषाण काल में जाए, वो वाला ग्रुप नहीं। कहने का मतलब एक गांव की तरह, एक मोहल्ले की तरह, गांव मोहल्ले की तरह जैसे इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो आपकी यूनिट है, जो सबसे बड़ी यूनिट है उस समय कबीलाई यूनिट, वो जन हुआ करती थी। उसके बाद जो है कि हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में फिर जो और बड़ा क्षेत्र हम मान लेंगे जनपद, और फिर जो उससे बड़ा क्षेत्र आ जाता है वो महाजनपद काल कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले व्यक्ति थोड़ा सा छोटे से समूह में रहता था, फिर उसके बाद जो है कि क्या हुआ कि लोगों ने उत्तर वैदिक काल में राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। राजा जो है कि आपने देखा कि तमाम तरीके के यज्ञ करवाता है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो उसका दायरा है उसको बढ़ाएं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है कि वो आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है। तो फिर वो जन से क्या बन जाता है, जनपद बन जाता है। फिर अब ये जनपद क्या है, ये जनपद भी और बड़े बड़े महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर अब ये छोटे छोटे जनपद आपस में लड़ते हैं और लड़ने के बाद में जो विजित होता है, जो जीतता है, वो फिर महाजनपद कहलाया बाद में। ठीक है, तो ये महाजनपद का काल स्टार्ट हो जाता है। और महाजनपद काल के दौरान ही हम दो धर्मों को पढ़ा था हमने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये जो है कि महाजनपद काल के दौरान ही ये दो धर्म भी पनपते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने वैसे देख लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो महाजनपद काल जो हुआ था, इसमें एक ये भी था इसके ग्रो करने का। लोग जो है कि इतने ज़्यादा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में राजा महत्वाकांक्षी हो गया, वो अपनी सीमा विस्तार करने लग गया। साथ ही साथ क्या होता है कि लोहे का 1000 ईसा पूर्व जो है कि अतरंजी खेड़ा यूपी से जो है कि लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि जब लोहा अस्तित्व में आ गया तो लोग जो है कि फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोहे के प्रयोग धीरे धीरे अस्तित्व में तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास आ जाता, लेकिन जो उसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हुआ, उसके जो टूल्स बनने लगे, हल का आविष्कार हो गया, लोहे का हल, लकड़ी का हल तो पहले से था ही, लोहे का हल बन जाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में गहरी खुदाई होने लग जाती है, लोहे के टूल्स बनने लग जाते हैं, लोहे की गाड़ी बनने लग जाती है। तो जब लोहे का सामान यूज़ होने लग गया, गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी टाइप से, सामान लाने ले जाने की सुविधा वाली चीज़ें, इस टाइप से चीज़ें, कहने का मतलब लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से खेती पर निर्भरता कम होकर के व्यापार पर निर्भरता बढ़ जाती है। और जो है कि खेती भी बहुत ज़्यादा, पहले थोड़ा बहुत हल्की खुदाई होगी तो कम खेती होगी, गहरी खुदाई हो रही, बहुत ज़्यादा खेती हो रही है। तो अब धीरे धीरे मनुष्य बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है यहाँ पर, और महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, अपनी लैंड को बढ़ाना चाहता है। ठीक हो गया, तो फिर इसमें भी हमने देखा कि जो बढ़ाया जाता है, तो जो बढ़े सबसे ज़्यादा जो डेवलप किया, सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप किया वो महाजनपदों में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो डेवलप करता है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला जो महाजनपद था वो मगध था। मगध ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि हम इतनी कहानी तो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये सब हमें जानकारी मिली कहाँ से। तो हम जो मेन सोर्स है जो हमको महाजनपद काल की जानकारी देते हैं, वो बहुत अलग अलग जगह पे आपको कई मिलेंगे, लेकिन मेनली 2 सोर्स हैं जो आपको महाजनपद काल की एग्जैक्ट डिटेल जानकारी देते हैं। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इन 2 ग्रंथों से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक सोर्स माना जाता है वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय माना जाता है। ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। प्रमाणिक सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें जो जानकारी दी है वो ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं दे रखी है, स्पष्ट दे रखी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत बेहतर तरीके से इसमें जानकारी दे रखी है, इसलिए अंगुत्तर निकाय को ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। और अंगुत्तर निकाय के हिसाब से जो हम बुकों में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं सारी चीज़ें, वो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से ही आपको जितनी बुकें मेनली लिखी गई हैं कंपटीशन के पर्पज़ से, वो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से ही लिखी गई हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले महाजनपद काल, जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा, तो महाजनपद काल का उदय किस प्रकार से होता है। तो महाजनपद काल का उदय जो होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या मेन कारण रहे महाजनपद काल के उदय के, कि यही जनपद जो है कि सबसे ज़्यादा ग्रो किया। जनपद तो 16 महाजनपद थे ना, तो 16 महाजनपद मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आज हमारा भारत है, आज के भारत की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें 28 राज्य और जो है कि 8 यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये 28 राज्य और 8 यूटी उस समय जो है कि महाजनपद हुआ करते थे। उस समय इनको महाजनपद कहा जाता था। आज जो है कि इनका टाइम वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतना
नंबर हो चुका है। तो हम बात करें जो कारण थे मेन तो किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के जो मेन कारण होते हैं वो ये 4-5 कारण ही उनके मेन माने जाते हैं। आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण उनके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें मगध के डेवलपमेंट के जो आर्थिक कारण थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पीपीटी मेरे पास नहीं है, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जब पूरी क्लास देखेंगे फुल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होगी। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, आप इजीली उसको समझ पाएंगे। बस मेरा मेन पर्पज़ आपको चीज़ों को ईजी वे में कनेक्ट करते हुए बताना है। फैक्ट रटने के लिए आप रट लेंगे, लेकिन आप एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। मैं जो आपको ये सीरीज़ चला रहा हूँ, ये फैक्ट आप कहीं से भी किसी भी बुक से उठा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फैक्ट जनरली हमें याद नहीं हो पाते हैं, चीज़ें हमें समझ नहीं आ पाती, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, या अचानक से बीच में क्या टपक गया, क्योंकि फैक्ट में तो कनेक्टिविटी कहीं है ही नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको दे देंगे। तो समझने के लिए कहानी का होना माइंड में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फैक्ट तो आपको याद आराम से हो जाएंगे। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि पूरी सीरीज़, अभी तो हमारे 7 ही क्लासेस हुई हैं, ये 7th क्लास है। जितनी भी क्लासेस इसमें होगी सबका मेन पर्पज़ आपके माइंड में एक इमेज तैयार करना है, एक कनेक्टिविटी तैयार करना है, जिससे आप कभी भी कोई भी बुक अगर इस तरीके की जीके की फैक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं तो ईजिली आप उसको समझ पाएँ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे जो आर्थिक कारण थे मगध जनपद के उत्पत्ति के, आर्थिक कारण क्या थे। तो आर्थिक कारण, इसका सबसे मेन कारण तो क्या था कि ये जो है कि नदी का, इसका जो एक तरीके से अपवाह तंत्र था, अपवाह नदी अपवाह तंत्र के बेसिन्स पर बसा हुआ ये मगध था। तो गंडक हो गया और आपकी गंगा हो गई, सोन हो गई, पुनपुन हो गई, इन नदी क्षेत्रों के अंदर आता था मगध। और जो नदियां हैं, ये नदियां अपने साथ बहुत ज़्यादा जो निक्षेप बहा करके लेके आती हैं वो निक्षेप जलोढ़ मृदा कहलाती हैं। ये जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती थी। इस जलोढ़ मृदा, जहाँ पर भी जलोढ़ मृदा होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता है, खेती बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मृदा। तो बहुत ज़्यादा कृषि के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, कृषि का व्यापार हुआ, कृषि भूमि बहुत ज़्यादा देखने को मिली। साथ ही साथ नदी तंत्र अपवाह तंत्र होने के कारण क्या है कि एक तरीके से इजीली एक जगह से दूसरी जगह व्यापार में भी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि नदी एक तरीके से जलमार्ग का भी रास्ता देती है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पर अनाज होगा, खेती पाती बहुत बेस्ट होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी होगी। और जनसंख्या वृद्धि होगी तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी समृद्ध होगा ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, मानव भी अपने आप में एक रिसोर्स है अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। बाकी उसका यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो फिर तो बोझ बनेगी जनसंख्या, है ना। नहीं तो जनसंख्या अपने आप में कोई बोझ नहीं होती है। जिस देश की, ये नहीं मान सकते हम कि किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो उसके लिए बोझ होगी, या हमारी मेंटेलिटी है कि वो बोझ होगी। ह्यूमन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ बस करना आना चाहिए। अगर कोई देश का, अब फिर पॉलिटी में चली जाएगी बात, अभी छोड़ो, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन भी इससे ग्रो करती है और देश को समृद्धता मिलती है, मगध महाजनपद को समृद्धता मिलती है। साथ ही साथ हमने बात की कि यहाँ पर लोहे की खोज के बाद में, लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, व्यापक मात्रा में अब लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे की खानें यहाँ पर मगध के क्षेत्र में लोहे की खानें भी थी और तांबे की खानें भी थी। लोहे और तांबे की खान होने से क्या है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से धातु का प्रयोग जब कहीं पर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा धातु के प्रयोग से, धातु से बनी हुई चीज़ों से व्यापार में, कृषि में, सभी चीज़ों में क्या होगी, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ के वनों में अच्छी किस्म की लकड़ी पाई जाती थी और इस लकड़ी के माध्यम से जो है कि जैसे घर बनाना और जो है कि चक्के बनाना, गाड़ी बनाना या तमाम तरीके की चीज़ों में लकड़ी का अच्छा यूटिलाइज़ हुआ। साथ ही साथ यहाँ के जंगलों में गज सेना बड़ी मात्रा में, हाथियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, हाथी बहुत ज़्यादा थे इस क्षेत्र में, जिन हाथियों को इन्होंने अपनी गज सेना में शामिल किया और गज सेना में शामिल करके सेना को बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाया। और गज सेना जिस सेना में होती है तो ऑटोमेटिकली उसके सामने दूसरी सेना नहीं टिक सकती। हाथी इतना पावरफुल होता है, अकेले कई को लपेट लेगा, है ना। तो इसलिए गज सेना के सामने, गज सेना जब उनका हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया तो मगध और ज़्यादा पावरफुल हो गया। साथ ही साथ क्या है कि आहत सिक्के यहाँ पर चलाए गए।
आहत सिक्कों से क्या हुआ, जो विनिमय प्रणाली थी, कई बार विनिमय प्रणाली में दिक्कत ये होती है, वस्तु विनिमय में प्रॉब्लम ये होता है, यानी कि जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ की ज़रूरत आपको है वो मेरे पास होनी चाहिए, जो मेरे को ज़रूरत है वो आपके पास होनी चाहिए, तब हम आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे व्यापार में अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप कोई एक मीडियम चला देते हैं, एक्सचेंज का, कोई भी विनिमय का कोई माध्यम चलाते हैं, तो फिर आप इजीली व्यापार कर पाते हैं। तो इन्होंने जो है कि आहत सिक्के चलाए, कुछ चांदी के सिक्के भी चलाए, तो विनिमय का साधन कुल मिला करके लगाया। और भौगोलिक कारण हम मान सकते हैं, तो ये तो भौगोलिक कारणों में अगर हम बात करें कि क्यों इसका डेवलपमेंट हुआ, तो इनकी जो राजधानी थी, किसी भी क्षेत्र की जो राजधानी होती है वो अहम भूमिका निभाती है कि आपकी कैपिटल कहाँ पर है। कैपिटल से ही सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, राजधानी से ही सारे प्रशासनिक कार्यों को देखा जाता है। अगर आपकी राजधानी सेफ़ है ना, तो समझ लो आप सेफ़ हैं। राजधानी सेफ़ नहीं है, राजधानी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर तो पूरे राज्य का बेड़ा गर्क समझ लो, है ना, पूरे देश का। तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण इसको कहीं से भी अटैक होने का खतरा नहीं था, सुरक्षा था, सुरक्षित क्षेत्र में ये राजधानी थी। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से अपना राजपाट का काम कर लेते थे। फिर दूसरी जो इनकी राजधानी बनाई गई मगध में ही, जो दूसरी राजधानी बनती है इसकी, वो पाटलिपुत्र बनती है, जो नदी दुर्ग क्षेत्र में थी। तो यहाँ से भी नदी दुर्ग क्षेत्र होने के कारण यहाँ से भी सिक्योरिटी थी इसको, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, नदी के किनारे बसा होने के कारण, नदी तंत्र के पास में बसा होने के कारण, जो नदी के जलमार्ग थे उन पर भी इसका एकाधिकार था, उस पर भी इसका आधिपत्य था, जो कि क्या था, व्यापार में या फिर सेना के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बड़ा ही ज़्यादा हेल्पफुल था। तो इसलिए भी मगध ने काफ़ी ग्रो किया। पॉलिटिकल रीजंस की बात करें, राजनीतिक कारण क्या थे कि मगध इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, तो इसमें जो जितने भी शासक हुए ना, देखो अगर मेरी कुछ करने की इच्छा होगी तो फिर तो मैं वो चीज़ कर पाऊँगा, है ना। अगर मेरी अंदर से अंतरात्मा ही नहीं बोल रही कि यार ऐसा करना है, तो भगवान आके थोड़ी मुझे दे देगा कि यार ले तुझे ऐसा करना है नहीं करना है, ले मेरी तरफ से रख ले, ऐसा नहीं होता है। तो इससे पहले के जो राजा हुए या जो अन्य क्षेत्रों के जितने भी जो हैं कि राजा हुए, वो उतने महत्वाकांक्षी नहीं थे जितना कि मगध के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस हिसाब से हाथ पैर भी मारता है। तो अगर 100% उसने कोशिश की तो कम से कम 80% तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ के जो राजा थे, जो शासक थे, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, जिनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपने शासन को बढ़ाने के लिए बड़े हाथ पैर मारे और उन्हें सक्सेस मिली भी। उन्होंने पूरी कोशिश की तो कामयाबी भी मिली। मगध एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बन करके उभरा, है ना। और क्या था, बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग करते थे ये मगध के जो शासक थे। बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग, एक कूटनीति से काम नहीं चलाते थे। साम दाम दंड भेद, जहाँ बात नॉर्मली नहीं इस तरीके से नहीं बनी तो दूसरा तरीका अपनाओ। कहने का मतलब ये है कि विवाह के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से और मित्रता के माध्यम से। पहले जनरली क्या है कि फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप से बात नहीं बन रही तो विवाह का प्रस्ताव रख लो, विवाह से भी बात नहीं बन रही, किसी भी तरीके से नहीं मान रहा तो अटैक कर लो उसके ऊपर। तो तरह तरह से जो है कि ये अपने आधिपत्य में क्षेत्रों को लाने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ क्या थे कि बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ भी इनके दरबार में थे, जैसे कि सुनिधि हो गए, वस्कार हो गए, दीर्घचारण जैसे कूटनीतिज्ञ ये थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि सैन्य शक्ति को बढ़ाने में बड़ा जोर दिया और सैन्य शक्ति से संबंधित पॉलिसीज़ पे बड़ा काम करते थे मगध साम्राज्य के जो शासक थे, ठीक है। तो इसलिए भी मगध ने बड़ा ही ज़्यादा ग्रो किया। सांस्कृतिक कारणों की बात करेंगे तो सांस्कृतिक कारणों में सबसे मेन क्या था कि जो वैदिक कल्चर था वो पूरी तरीके से धार्मिक कर्मकांडों से भरा हुआ था, इससे पहले का जो टाइम पीरियड था। लेकिन जो मगध का क्षेत्र था, मगध का क्षेत्र एक लॉन्ग टाइम तक इन धार्मिक कर्मकांडों के चक्कर में नहीं पड़ा। लंबे समय तक ये ज्ञान की बात, यज्ञ की बातें, धार्मिक कर्मकांड की बातें, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सब से ये काफ़ी दूर रहा मगध। क्योंकि जो धार्मिक कर्मकांड वगैरह इन चीज़ों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देंगे, अपने देश के अन्य जो विकास करने वाले फील्ड हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है ग्रो कहाँ से करेंगे। तो इसने इन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपनी सैन्य शक्ति पर विस्तार की तरफ को ध्यान दिया,
अपने जो है कि राजनीतिक संबंधों की तरफ को ध्यान दिया, किस तरीके से अपना सैन्य विस्तार करना चाहिए, किस तरीके से राज्य विस्तार करना चाहिए, किस तरीके से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए, किस तरीके से अपनी जनता को जो है कि आप पूरी तरीके से उनका भरण पोषण कर पाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे कैसे लॉन्च करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया इन्होंने। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर आप ऐसे मत सोचना कि सर कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नीति बनाते होंगे। पॉलिसीज़ का मतलब नीतियां बनाना जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, साथ ही साथ क्या थे, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे ये। अच्छा, ये बात आगे देखो, परलोक की जगह वो इहलोक पर जोर देते थे। परलोक की बाद में सोचेंगे, मरने के बाद सोचेंगे परलोक में जाने के बाद क्या होना है, फिलहाल इस लोक में है तो इस लोक की सोचो, इस लोक के बारे में देखो, इस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो शासक थे वो कौन कौन थे महाजनपद में, जो मगध के शासक थे, मगध पर शासन करने वाले कौन कौन से शासक रहे, कौन कौन से वंश रहे। ठीक है, तो मगध की ही बात अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप महाजनपद काल पढ़ेंगे तो महाजनपद काल में आपसे बस 3 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका कि महाजनपद क्या थे। ठीक है, महाजनपद क्या थे, जब जो जनपद क्षेत्र थे यहाँ के राजाओं ने बहुत ज़्यादा इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और एक दूसरे के क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, कब्जा किया उसको, तो उनको कहा जाने लगा, जब उनका दायरा बढ़ गया तो फिर वो महाजनपद कहलाए। फिर इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, बुद्ध और जो है कि जैन धर्म के 2 धर्म ग्रंथों से हमको, अंगुत्तर निकाय और दूसरा क्या बताया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये थोड़ा बहुत कमेंट किया करो भाई, है ना। तो उसमें आप बताएंगे मुझे कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर सभी को ज़रूर देना है कि जो आपका महाजनपद काल की जो जानकारी मिलती है हमको, वो सबसे प्रमाणिक जानकारी कौन से 2 ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है कि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों के आपके नाम पूछे जा सकते हैं। उसमें जो है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, सॉरी थोड़ा सा जी भटक रही क्योंकि बड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ। स्पीड में बोलने का मेरे रीज़न रहता है, कारण रहता है। देखो बहुत धीरे बोलने में ना बड़ा बोरियत सी आती है सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। थोड़ा स्पीड में रहेगा तो एनर्जेटिक रहेगा, कम टाइम में ज़्यादा आपको कंटेंट मिल पाएगा। तो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक 2 आपके क्या थे, 2 तरह के महाजनपद थे। तो आपसे ये पूछ लेगा कौन से गणतंत्रात्मक थे, कौन से राजतंत्रात्मक थे। एक आपसे ये प्रश्न बन सकता है जनरली, वैसे बहुत नाम मात्र ऐसे चांसेस हैं कि आपसे इनकी कैपिटल पूछे, लेकिन मेन जो आपके हैं उनके कुछ के आपसे पूछ लेगा, जो गणतंत्रात्मक हैं उनके आपसे पूछ लेगा। मगध से संबंधित आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मगध आपका सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, इसलिए मैं मगध की इतनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान रखना इस बात का कि मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है। फिर हम बात करते हैं कि मगध पर शासन करने वाले वंश और शासकों में हम बात करेंगे तो मगध पर शासन करने वाला जो पहला, एक तो हम जनरली क्या बात करते हैं ना कि इतिहास हमारा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये कुछ तो चीज़ें क्या हैं कि हमारे पास जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके आधार पर, कुछ हमारे पास जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके आधार पर क्या जो इतिहासकार थे वो एक कहानी बना करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। जिस इतिहासकार की मानसिकता जैसी होगी, उसका झुकाव जिस तरफ को होगा, वो उसी हिसाब से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है अपनी बुक में। ठीक है, तो जो हम देखेंगे कि महाजनपद काल की जानकारी हमको कई जो महाभारत है, महाभारत के अनुसार ये पता चलता है, महाभारत हमें ये बताता है कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ जो वंश के जो राजा थे, बृहद्रथ, ये जो है कि यहाँ के प्रथम शासक रहे थे मगध के। लेकिन ये केवल महाभारत के अनुसार है, ये ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। मेन जो माना जाता है मगध साम्राज्य के पहले जो शासक, वो हर्यक वंश माना जाता है, पहला वंश। और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेचारे इतने महत्वाकांक्षी थे कि अपने पिता को मार मार करके ये आगे साम्राज्य सिंहासन हड़पने की इतनी जल्दी थी कि अपने पिता की हत्या करके ये शासन पर बैठे हैं ये सभी राजा। तो इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। ठीक है, और इसके जो प्रथम शासक थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना करी। इसके बाद जो है कि इनका बेटा इनकी हत्या कर देता है बिंबिसार की, अजातशत्रु, और ये शासक बन जाता है। फिर इसी तरीके से उदयन, फिर अनिरुद्ध, और फिर जो है कि मुंडक, और फिर जो है कि लास्ट आप देख पाएंगे नागदशक। और नागदशक की भी हत्या जो है कि शिशुनाग कर देता है, और फिर जो है कि शिशुनाग हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर शिशुनाग के बाद जो है कि कालाशोक आते हैं। फिर जो है कि आपका
कालाशोक के बाद में जो है कि महानंदिन कालाशोक की हत्या कर देता है। महानंदिन कालाशोक की हत्या करने के बाद में नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। फिर इसी तरीके से उसके बाद में जो है कि महापद्मनंद आते हैं और महापद्मनंद के बाद में जो है कि घनानंद आते हैं और जो है कि घनानंद जी की जो है कि इनकी भी जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य हत्या कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या करके फिर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और फिर मौर्य वंश के अंदर जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि प्रथम शासक होते हैं। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में फिर अशोक। हम जो ये मौर्य वंश है इस मौर्य वंश को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अशोक से संबंधित, बिंदुसार से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। तो मौर्य साम्राज्य को हम अलग से पढ़ेंगे और बाकी साम्राज्य को हम आज यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इन सारे साम्राज्यों को हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे था, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारी दृष्टि की सामान्य ज्ञान की बुक है कि ईसा पूर्व छठी सदी, थोड़ा भूलेंगे नहीं, जितनी कहानी मैं रिपीट करूँगा कनेक्ट करूँगा उससे। फिर ईसा सदी पूर्व छठी सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों का निर्माण किया। देखो पहले जो है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में है आपका। ठीक है, ये आपका जो है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है कि भारत का सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र आपका है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया से जो है कि आर्य आए और आर्य आने के बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपनी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विस्तार किया और वैदिक सभ्यता के बाद में धीरे धीरे ये वैदिक सभ्यता से आगे महाजनपद काल पूर्व की तरफ को ये लोग बढ़ने लगे। तो पूर्व की तरफ को जो है कि उत्तर प्रदेश और जो है कि पश्चिम बिहार, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र ये कहलाएगा। अगर हम इसको बिहार मान लेते हैं तो बिहार का ये पूर्व होगा, बिहार का ये पश्चिम होगा। तो जो है कि पूरा उत्तर प्रदेश और जो है कि बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर महाजनपद काल की शुरुआत होती है और महाजनपद काल की शुरुआत होने के बाद में फिर धीरे धीरे ये साम्राज्य बढ़ता चला जाता है और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते नीचे यहाँ पर जो है कि नीचे यहाँ तक आता है। यानी कि उत्तर भारत का पूरा एक अलग पूरा यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में जो है कि मगध साम्राज्य की स्थापना होती है धीरे धीरे, और फिर उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का अलग अलग इतिहास हो जाता है। उसको हम ये कहानी पूरी बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेंगे कि यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आसपास जो है कि यहाँ पे महाजनपद काल का जो विकास है वो इस दायरे में होता है मेनली। ठीक है, यहाँ पर जो है कि निर्माण होता है, 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। 16 महाजनपद यहाँ पर बन जाते हैं और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से इसकी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। वैसे तो जो है कि एक आपका बौद्ध ग्रंथ के अलावा जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र भी है, लेकिन मेन आपका माना जाता है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का, जहाँ से जो है कि महाजनपद काल 16 महाजनपदों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है। अच्छा, ये दिया है देखो, बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत की तरफ को भी बढ़ते हैं तो 15 महाजनपद तो जो है कि ऊपर थे आपके। ठीक है, ऊपर हिस्से में यहाँ पर आपका जो है कि सिंधु नदी है। अगर आपने जो है कि मैप पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैप का अगर आपको नॉलेज है तो आप देखेंगे पंजाब, गुजरात आसपास का हिस्सा जो है कि आपका इसके अंदर आ जाता है। गुजरात से जो है कि भारत में गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे। तो अफगानिस्तान, पंजाब, आपका जो है कि पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, ये आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। और उसके बाद थोड़ा सा यूपी और बिहार के क्षेत्र को बढ़ करके यहाँ पर 15 यहाँ पर जो है कि महाजनपद थे। ठीक है, और जो है कि आपका मध्य प्रदेश का एरिया तक आ जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा एरिया जो है कि बीच बीच का हिस्सा आपका, ऊपर का हिस्सा, जैसे हम भारत को अगर ऐसे देख लेते हैं तो इसको हम कहते हैं उत्तर भारत और नीचे का आपका ये कहलाता है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में यहाँ पर 15 महाजनपद थे और एक महाजनपद जो है कि यहाँ पर था जिसका नाम था अश्मक। यहाँ पर अश्मक महाजनपद था, यानी 16 एकमात्र महाजनपद ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब मैंने महाजनपद काल की आपको कहानी बता दी तो अब आप इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। ठीक है, और ये काल जो है कि सेकंड नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। एक तो प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीय सभ्यता जो है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपका वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड के अंदर भी आपका एक ऋग्वैदिक काल आता है, एक उत्तर वैदिक काल आता है। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद में आपका आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल को जो है कि द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर व्यापक, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे का प्रयोग होता है। देखो हमारी जो इतिहास की घटनाएं हैं ना, इनको अलग अलग भागों में पढ़ने का कुछ कारण है।
कुछ ना कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसे हुई है जिसकी वजह से इनको बांट दिया गया है। जैसे हम बात करेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ विशेषताएं ऐसी थी कि वहाँ पर पूरी नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद वो पूरी नगरीय सभ्यता, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका तौर तरीका पूरी तरीके से समाप्त होता है और जो है कि एक ग्रामीण सभ्यता, पितृसत्तात्मक सभ्यता जो है कि वो उभर करके सामने आती है। वहाँ पर समानताएं थी, इसलिए उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। उस समय वर्ण व्यवस्था कैसी थी? उस समय वर्ण व्यवस्था जो है कि आपकी कर्म पर आधारित थी। उस समय राजा जो है कि बिल्कुल भूमि विस्तार की तरफ को ध्यान नहीं देता है, कोई कंपलसरी टैक्स नहीं लगाता है, अकॉर्डिंग टू जनता चलता है। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, टैक्सेस को कंपलसरी कर देता है, वर्ण व्यवस्था जो है कि जन्म पर आधारित हो जाती है, एक विशेष वर्ण का प्रभाव जो है कि वो देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से लोग परेशान होते हैं। तो फिर जो है कि धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं, 2 धर्मों का आपका जो है कि उदय होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसी बीच में क्या होता है कि इसी दौर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में ही जो है कि ये जो छोटे छोटे जनपद थे, अब राजा बहुत ज़्यादा क्योंकि महत्वाकांक्षी हो गए हैं, भूमि विस्तार की तरफ को ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या है, सीमा विस्तार अपना करने लग जाते हैं। इसी दौरान जो है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है कि लोहे की खोज होती है और 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का बड़ा बहुत ज़्यादा व्यापक मात्रा में, 1000 ईसा पूर्व से लोहे का इतना प्रयोग नहीं था, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक आते आते लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो जाता है। साथ ही साथ ये भूमि विस्तार की तरफ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं राजा। तो इस यहाँ से टाइम पीरियड बदल जाता है, तो इसलिए इस टाइम पीरियड को यहाँ से फिर महाजनपद काल कहते हैं। और लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब क्या है, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ को आ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया, व्यापार के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया, राज्य विस्तार के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया। तो ये लगभग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, द्वितीय नगरीकरण के नाम से इस काल को जाना जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस काल में क्या था कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद हो गई थी। इससे पहले वस्तु विनिमय चलता था, अब जो है कि मौद्रिक विनिमय चल रहा है। मौद्रिक विनिमय में यानी मुद्रा चल गई है, मुद्रा में आहत सिक्के चल रहे हैं और चांदी के सिक्के चल रहे हैं। बात हमने पहले कर ली है ना। और क्या है, इनमें आपसी टकराव का काल था। इनमें आपसी बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा था और आपसी टकराव में क्या था, मतलब एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे, चाहते थे कि भाई मैं इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लूँ, उस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लूँ। और इस लड़ने भिड़ने की प्रक्रिया में एक जो है कि महाजनपद सबसे आगे निकल जाता है, जो कि बहुत पावरफुल बन जाता है, मगध राज्य। उसके क्या कारण थे विकास के, ये सारे हमने देख लिए। ये आपके 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। इनकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो 1 बाय 1 हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कौन कौन थे। एक तो आपका काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी। फिर कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर अंग है, इसकी राजधानी चंपा। मगध की राजगृह गृहवृज भी मानी जाती है। इसके बाद इसकी एक दूसरी राजधानी भी है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, राजगृह और गृहवृज ये तो दोनों एक ही हैं, लेकिन इसकी एक राजधानी और है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ये राजधानी बनाई जाती है। वज्जी की राजधानी है वैशाली। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। और चेंदी की राजधानी है आपकी सोथी। साफ दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा इसको। इसकी राजधानी आपकी सोस्थितवती। ठीक है, इतना कैपिटल्स, इतनी तो जो है कि फैक्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये कुछ फैक्ट मुझे भी याद नहीं है इसमें। तो वत्स आपका जो है कि कौशाम्बी यहाँ की राजधानी है। पांचाल की राजधानी आपकी देखेंगे आपकी उत्तरी पांचाल है। ये इसलिए है याद नहीं है ना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते इतने। मेनली आपका क्या पूछा जाता है, मगध की राजधानी आपकी पूछी जाती है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, कौशल की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी काशी की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ये आपके कुछ पूछे जाते हैं। वज्जी की राजधानी आपसे पूछी जाती है। मल्ल की राजधानी, क्योंकि ये ऐसे महाजनपद थे जो थोड़े पावरफुल थे, जो डेवलप्ड थे, इनकी राजधानी आपसे स्पेशली पूछी जाती है। तो ये स्टार्टिंग के 4-5 आपको रट लेने हैं, बाकी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने भी नहीं रटे, मुझे भी याद नहीं है। आपको रटने की ज़रूरत है, लगता है तो आपको याद करने चाहिए, मुझे नहीं लगता याद करने चाहिए। ठीक है, तो ये राजधानियाँ दे रखी है आपको। 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद को याद करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा। ये मगध साम्राज्य की बात हो गई यहाँ पे, और यहाँ पर हम देखेंगे मगध साम्राज्य के अंदर सारे वंशों को यहाँ पे 1 बाय 1 दिया गया है। फिलहाल मैं आपको एक बार इसको लाइन को ख़त्म ही कर लेता हूँ, फिर हम जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बुक जो दी गई है आपकी दृष्टि की, इसको ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो हर्यक वंश की हम बात करेंगे। हर्यक वंश जो है कि आपकी 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व आसपास जो है कि ये मगध पर जो है कि अपना साम्राज्य स्थापित करता है। एक शक्तिशाली, पहला मान सकते हैं हम इसे, पहला वंश था। और हर्यक वंश के जो प्रथम संस्थापक या इसके जो पहले शासक थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, और बिंबिसार ने क्या किया,
फिर बिंबिसार ने उसके बाद में अंग पर, अंग जो है कि एक दूसरा महाजनपद है, ठीक है, अंग पर अधिकार करके उसका शासन अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया, ठीक है, मतलब अब इसने मगध में अंग को मिला लिया है। और फिर क्या होता है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध, इनके लगभग 500 विवाह की बात होती है कि लगभग इन्होंने 500 शादियाँ की थी। कूटनीतिक बड़ी ही ये जो है कि मित्रता के तौर पर और जो है कि चाहे विवाह के तौर पर हो, चाहे जो है कि युद्ध के तौर पे, कैसे भी करके बस कब्जा करना है दूसरे साम्राज्य पर। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा भी जो है कि अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उसने कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन जो है कि महाकौशला से विवाह करके काशी को प्राप्त किया। काशी भी एक महाजनपद था, इसको अपने अंडर में ले लिया। देखो 2 ले लिए इसने अब अपने अंडर में, ठीक है, एक तो क्या ले लिया इसने, अंग पर कब्जा कर लिया, दूसरा जो है कि काशी दहेज के रूप में ले लिया। फिर क्या उसने दूसरा विवाह जो किया था, दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लमा, इसमें चेल्लना लिखा है, ज़्यादातर इनका नाम चेल्लमा देखने को मिलता है, ठीक है, चेल्लमा, माँ से मछली, चेल्लमा से किया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। तीसरा विवाह जो है कि इन्होंने किससे किया, तीसरा विवाह जो है कि मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। वैसे 2 विवाह इनके मेन माने जाते हैं, एक तो जो है कि चेल्लमा से और जो है कि दूसरा जो है कि आपकी कौशल राज जो है कि कौशला से, महाकौशला और चेल्लमा, ये 2 इनकी प्रमुख रानियां मानी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मगध की जो असली शत्रुता अवंती से थी, जिसका राजा जो है कि चंद्रप्रद्योन महासेन था। ये बाद में शत्रुता होती है, पहले नहीं थी शत्रुता अवंती से, ठीक है, बाद में होती है, इनसे शत्रुता होती है बाद में दोनों में। फिर उसके बाद में मित्रता हो गई। और क्या है, जो आपके प्रघोत की चिकित्सा के लिए जो है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को यहाँ पे भेजा था, फ्रेंडशिप भी इनसे कर ली थी। पहले दुश्मन थे, मतलब इनका टकराव तो भाई चलता रहेगा, कभी टकराव कभी जो है कि सही, बस पड़ोसी हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे कब्जा करने की चलती रहती थी। कब मित्रता हुई नहीं हुई उससे ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है कि इसकी चिकित्सा के लिए चंद्रप्रद्योन की प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था, जीवक को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसके पीछे भी इसका वो था अपना लालच कि भाई मेरी इससे फ्रेंडशिप हो जाएगी तो मुझे युद्ध का खतरा टल जाएगा, ठीक है। और मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, जिसको जो है कि गृविज भी कहा जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 492 में अपने पिता की हत्या कर दी। फिर किसने, अजातशत्रु ने जो है कि इनकी हत्या कर दी और फिर खुद मगध की गद्दी पर बैठ गए। अजातशत्रु ने लंबे समय तक संघर्ष के बाद काशी और वज्जी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र फिर उदयन ने फिर अपने पिता की हत्या कर दी। मैंने क्या कहा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को मारने में लगे थे। ये जो है कि पिता ने पहले जो है कि बेटे ने अपने पिता को मारा, उसके बेटे ने अपने पिता को मारा, बस सब अपने अपने पिता को मार मार के राजगद्दी हड़पने में लगे थे ये। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना तथा उसे मगध की राजधानी बनाया। किसने बनाया, ध्यान रखेंगे, उदयन ने, ठीक। अजातशत्रु ने सोचा था लेकिन उदयन ने बनाया था, आगे आएगा इसके बारे में। इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है नागदशक को माना जाता है। क्यों नागदशक को अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि इसको भी टपका दिया शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने इसको मार करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, शिशुनाग वंश की, ठीक है। तो नागदशक जो है कि वो इसका अंतिम, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और नागदशक को किसने मार दिया, शिशुनाग ने, और एक नए वंश की स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। और शिशुनाग ने फिर क्या किया, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। ये सारे महाजनपद हैं, इन महाजनपदों को मैं अभी आपको याद कराऊंगा। उसके बाद आप इसको दोबारा पढ़ना, बुक से पढ़ना, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और इजीली चीज़ें समझ में भी आएगी, ठीक है। और फिर शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले राजधानी राजगृह थी, उदयन ने फिर इसको पाटलिपुत्र बनाया और फिर शिशुनाग ने जो है कि वैशाली बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक ने फिर पुनः वैशाली से इसको डिलीवर कर दिया पाटलिपुत्र की तरफ को, वापस से पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बना दिया, ध्यान रखेंगे, कालाशोक ने वापस से पाटलिपुत्र राजधानी बना दी। ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में कि किसने जो है कि राजधानी को जो है कि पुनः पाटलिपुत्र ले गया था, कौन ले गया था, तो कालाशोक जो है कि पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। किसने जो है कि जो यहाँ की जो कैपिटल थी
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से जो है कि वैशाली ट्रांसफ़र करी थी कैपिटल, तो शिशुनाग ने जो है कि वैशाली ट्रांसफ़र करी थी कैपिटल। ठीक है, फिर जो है कि राजगृह से पाटलिपुत्र किसने बनाया था, तो उदयन ने जो है कि राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। तो ये कई तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक है वो नंदीवर्धन या फिर जो है कि महानंदिन को माना जाता है। और फिर जो है कि शिशुनागों के बाद में मगध का शक्तिशाली वंश नंद वंश का शासन होता है कि इसमें जो है कि महानंदिन क्या करते हैं, ये इसको मार देते हैं और फिर उसके बाद में ये शासक बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि शिशुनाग के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है, जिसका संस्थापक महापद्मनंद था और विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसे एक राट या एक छत्र की उपाधि इसने धारण कर ली थी। और फिर इसके बाद जो है कि घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को भी जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मार दिया जाता है और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। इस बीच में जो है कि इसी दौरान यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते हैं और जो है कि घनानंद के समय में ही यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण होता है। आपसे ये भी पूछ लेगा किसके समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है, तो घनानंद के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। इसी दौरान जो है कि चाणक्य जो इसके दरबार में थे, घनानंद के दरबार में थे, ये इसको कहते हैं कि यार कुछ पॉलिसी बनाओ इस तरीके से हम इसको हरा सकते हैं, सिकंदर को रोक सकते हैं। लेकिन इसने इसकी बड़ी बेइज्जती करी थी चाणक्य की। तो चाणक्य ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक तरह से कि भाई तू अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहा है तो मैं तेरे लिए एक सवा शेर लेकर के आऊँगा, ये वाली जो है कि बात उन्होंने सोच करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बैठाया था। ठीक है, उनको एक राजा बनाया। तो मौर्य साम्राज्य की फिर इस तरीके से स्थापना होती है और मौर्य साम्राज्य को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वापस से मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम फिर से नोट्स पे आ जाते हैं कि हमने बात करी थी कि ये आपने कहानी याद कर ली होगी। एक बार दोबारा देखना, वीडियो को पॉज करके देखना, नोट्स बनाना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि मेरे साथ आप बैठे हो तो समझ लो कि मैं आपको कहानी की तरह चीज़ों को कनेक्ट करके लेकर के चलूँगा। ठीक है, मैं बिल्कुल लेक्चर तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, पूरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से उसको कनेक्ट करना है, मज़ेदार कहानी के रूप में कैसे आपको डिलीवर किया जाए, किस तरीके से आपके उसको दिमाग में कहानी सेट हो जाए, वो मेरा पर्पज़ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि फिर क्या है आपका कि भारत के बाहर जो, अच्छा थोड़ा सा यहाँ से देख लें हम वापस से कि हम बात करेंगे, यहाँ हमने बात कर ली थी कि क्या थे आपके टोटल, हम बात करेंगे कि जो महाजनपद थे, महाजनपदों में भारत के बाहर भारत के अंदर कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो भारत के बाहर 2 महाजनपद थे जो भारत के बाहर थे, मतलब क्योंकि देखो ये सीमा तो हमने आज बनाई है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी ये सीमा नहीं थी और जो है कि अशोक के शासनकाल में भी ये सीमा नहीं थी, इवन ब्रिटिशर्स के शासनकाल में भी ये सीमा नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं ना। उसके बाद में भी जो है कि पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, भारत का और बंटवारा हुआ। अभी भी शेप बदल सकती है कुछ टाइम बाद, कोई पता नहीं, क्या पता हम पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लें, जो भी होता है हो अभी हमारी जो ऊपर की मुंडी है वो भी एक तरफ चाइना कब्जा करे बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है, तो सीमा तो जो है कि बदल सकती है। तो भारत के बाहर थी, भारत के बाहर महाजनपद की सीमा क्या थी, काम्बोज और गांधार। ये दोनों के दोनों जो है कि आपके 2 महाजनपद भारत के बाहर के महाजनपद है, आपको ध्यान रखना है, काम्बोज और गांधार। ठीक है, तो गांधार की राजधानी जो है कि आपकी तक्षशिला, ध्यान रखनी है, पाकिस्तान। और इसमें हम बात करेंगे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था अश्मक जो है कि, ठीक है, अश्मक लिख लेंगे, जो चीज़ें नहीं लिखी है कोई दिक्कत नहीं है। अश्मक ये जो है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कैसे था, थोड़ा सा इसकी कड़ी जोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको जो है कि इस तरीके से याद करना, एक साथ 16 हमें कभी याद नहीं हो सकते हैं, कभी जब बड़ा नंबर हो ना कभी भी, तो छोटा छोटा करके, जैसे हम बचपन में टेबल लर्न करते थे ना, तो 5 जा तक लर्न करते थे, फिर 10 जा तक लर्न करते थे, मैंने तो ऐसे ही किया, बाकी आपका पता नहीं, तो फिर पूरा एक साथ 10 जा तक लर्न करते थे, तो इजीली याद हो जाती थी। पूरी 20 तक याद करनी है तो एक साथ नहीं करनी, पहले 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, ऐसे ही हम 16 महाजनपद एक साथ याद नहीं करेंगे, बांट देंगे। बस पहले सुन लो कहानी, याद अभी हो जाएंगे। तो बात करते हैं, पहला है कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल, अंग, मगध, काशी, वत्स, सौरसेन, ठीक है, और आपका मत्स्य, अवंती और चेदी, और यहाँ पर आपका अश्मक। तो याद करने का आपका सिंपल तरीका क्या है ना, आपको इस तरीके से याद नहीं करना है इसको, आपको ऐसे बांट देना 3-3 करके। यहाँ बांट देते हैं पहले हम 3, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, बड़े बड़े से अजीब से नाम लग रहे हैं ना, महाभारत टाइप के, कुरु, पांचाल, कौशल,
ये 3 नाम याद कर लो पहले, कुरु पांचाल कौशल। फिर आधे अधूरे नाम है, ये आधे आधे अक्षर आ रहे हैं इसमें, वज्जी मल्ल अंग, 3 फिर याद कर लेते हैं। फिर वज्जी मल्ल अंग के बाद में फिर आगे आते हैं, सबसे पावरफुल आपका ये हो जाएगा मगध। मगध काशी वत्स सौरसेन, मगध काशी वत्स सौरसेन। क्या बोला मैंने? कुरु पांचाल कौशल, वज्जी मल्ल अंग, मगध काशी वत्स सौरसेन। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राजस्थान में मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य अवंती, और अवंती और चेदी लगभग मध्य प्रदेश के आसपास है। राजस्थान में मत्स्य आपका, ये स्टेट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कहाँ कौन सा है, बस मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, स्टेट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, चेदी हो गया, ये सीक्वेंस ऐसे याद कर लेंगे, मत्स्य अवंती चेदी। ठीक है, मत्स्य अवंती चेदी। और दक्षिण भारत में आपका एकमात्र है अस्मक। अब मुझे नहीं लगता याद करने में दिक्कत होगी, वापस ले चलूँ। कुरु पांचाल कौशल, महाभारत के जैसे नाम, आधे अधूरे नाम, वज्जी मल्ल अंग, फिर पावरफुल नेम मगध काशी वत्स सौरसेन, फिर मत्स्य अवंती चेदी, और दक्षिण भारत में अस्मक। और भारत के बाहर यहाँ पर आपका है काम्बोज, और यहाँ पर है आपका गांधार, कंबोज और गांधार। तो 16 महाजनपद आपके पूरे हो गए। तो इस तरीके से आप 16 महाजनपदों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने बात कर ली थी कि जानकारी कहाँ से मिलती है, देख लिया था। अंगुत्तर निकाय के बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र का जैन धर्म यहाँ से मिलती है। और हमने ये कारण भी देख लिए थे कि मगध का ही डेवलपमेंट इतना क्यों हुआ, और एक एक करके हम इनके जो यहाँ के शासक हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एक बार और देख लें। तो जो मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंश, हमने बात कर ली कि महाभारत के अनुसार माना जाता है कि वृहदत्त प्रथम जो है कि वो शासक थे। उसके बाद हर्यक वंश आता है फिर हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी ने अपने पिता की हत्या करके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले बिंबिसार थे, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर जो है कि अनिरुद्ध, फिर मुंडक, फिर नागदशक, इनको मार दिया फिर शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं। फिर शिशुनाग के बाद कालाशोक आते हैं, फिर नंद वंश आता है। ठीक है, कालाशोक को जो है कि महानंदिन जी मार देते हैं, फिर नंद वंश की स्थापना करते हैं। फिर महापद्मनंद आते हैं, फिर घनानंद आते हैं, और फिर घनानंद की और चाणक्य जी की लड़ाई होती है, मतलब मुँह से लड़ाई होती है, हाथ पैरों वाली लड़ाई नहीं होती है। और फिर वो क्या करते हैं, इनको जो है कि मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि वो एक पावरफुल शक्तिशाली राजा के रूप में जो है कि उभार करके लेकर के आते हैं, जो घनानंद को हराता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर बिंदुसार आते हैं, और फिर अशोक आते हैं, और अशोक के बाद में जो है कि क्या हो जाता है, ये युद्ध वगैरह पूरा समाप्त हो जाता है। यहाँ से महाजनपद काल की हमारी लगभग समाप्ति हो जाती है। और मौर्य वंश को हम अलग से पढ़ेंगे, वैसे इसमें हम मौर्य वंश को नहीं पढ़ेंगे। हर एक वंश में मैंने आपको बताया 6 इसके अंदर जो है कि आपके क्या है, मेनली शासक हुए। इन 6 शासकों को आप जो है कि याद कर सकते हैं बहु अमन करके, बहु अमन। ठीक है, बहु अमन करके याद कर सकते हैं। बहु अमन में आपका जो है कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, अनिरुद्ध हो गया, मुंडक हो गया, और नागदशक हो गया। ये जो है कि आपके 6 इसके शासक हुए हैं। ठीक है, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार रहे हैं, और इनकी जो राजधानी थी वो ग्रीविज और जो है कि राजगृह इनकी राजधानी थी। उदयन क्या करते हैं, इस राजधानी को पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। उदयन ने इनकी राजधानी को पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर बिंबिसार आते हैं, और पहला शासक जो है कि आपके बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करी थी। राजधानी ग्रीविज राजगृह थी, और राज्य के विस्तार के इनकी 3 कूटनीतियाँ जो है कि वो प्रमुख थी, जिसमें जो है कि मैत्री जो है कि नीति हो गई आपकी, या फिर विवाह नीति दूसरी हो गई, और तीसरी आपकी युद्ध नीति। मैत्री नीति के माध्यम से इन्होंने जो है कि जो अवंती के नरेश थे, अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की थी, चंड प्रद्योत की जो है कि पीलिया की बीमारी का जो है कि इलाज करने के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक वहाँ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और अवंती नरेश जो है कि चंडप्योत से इनकी वो हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, और इनको खतरा टल जाता है। और गांधार नरेश पुष्कर के दरबार में भी इन्होंने अपना मैत्री दूत भेजा था कि चल यार, फ्रेंडशिप के जरिए ही कहीं ना कहीं अपने अंडर में कोई एरिया आ जाए तो आ जाए, पर कम से कम अटैक से तो बचेंगे, कोई अटैक तो नहीं करेगा हम पे अगर फ्रेंड रहेंगे हमारे तो। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, वैवाहिक नीति के माध्यम से ये माना जाता है कि 500 शादियाँ कर ली बंदे ने, किस लिए, ताकि मेरी जो है कि इन छोटे छोटे राज्यों से
दुश्मनी ना रहे, कोई दहेज में 2-4 एरियाज़ मुझे दे दे, मेरे राज्य का विस्तार हो जाए, जो भी है। बाकी 500 रानियाँ कोई एज अ शादी के तौर पे तो शादी करेगा नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है, ठीक है, उल्लेख है, ये श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी के तौर पर 2 इनकी मेन रानियाँ मानी जाती हैं, महाकौशला और दूसरी जो है कि चेल्लमा। महाकौशला जो थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और चेल्लमा जो थी वो वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी। तो देखो अब कौशल, वज्जी, अवंती, गांधार 4 क्षेत्र इसने अपने अंडर में ले लिए, और युद्ध के माध्यम से इसने अंग को अपने अंडर में ले लिया, तो 5 क्षेत्र इसने अपने अंडर में ले लिए, देखो, ठीक है। तो ये थी इनकी पॉलिसी। फिर उनके बेटे जो अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु जी क्या करते हैं, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु अपने पिताजी को टपका देते हैं, उन्हें मार देते हैं, और इनको जो है कि अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। तो फिर अवंती, क्योंकि जो है अपने पिताजी को मारा था, तो अवंती के जो नरेश थे वो इनके पिताजी के फ्रेंड थे, तो उनके भय से इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को, राजगृह का जो इसकी राजगृह या गृह जो राजधानी थी, इसको क्या कर दिया, दुर्गीकरण कर दिया, किलेबंदी कर दी इसके चारों तरफ, जिससे कि क्या हो सके, बाहर से कोई भी इजीली आक्रमण ना कर सके। दूसरी बात क्या है, इन्होंने जलमार्ग की महत्वता को समझते हुए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बारे में सोचा। राजधानी बनाया नहीं अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने इसके राजनीतिक महत्व को समझा। ये प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया है, किस ईयर पूछा गया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आपका पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को किसने समझा। तो पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को अजातशत्रु ने समझा, बस सोचा कि यहाँ की कैपिटल इसको बना देता हूँ, लेकिन कैपिटल बनाते नहीं है, कैपिटल बनाते हैं आपके उदयन इसके बाद में, ठीक है, आगे आएंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्या कर लूँ मैं, इसको कैपिटल बना दूँ, मतलब राजनीतिक महत्व को इसके समझा। फिर अजातशत्रु के सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष, इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु जब शासन पे बैठे, गद्दी पे बैठे, तो उसके 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, उनको महापरिनिर्वाण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और फिर इन्होंने उसके बाद में सातकर्णी गुफा में, अजातशत्रु ने फिर क्या किया, सातकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति कराई। किसने कराई, अजातशत्रु ने। कहाँ कराई, सातकर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। और महान कूटनीतिज्ञ वत्सकार की सहायता से वज्जी को मगध में मिला लिया, वज्जी को भी अपने अंडर में ले लिया। और क्या है, और ध्यान देंगे कि बंदा युद्ध नीतियों पर इतना ध्यान देने वाला था। मैंने कहा जो मगध के जो शासक थे ना, इन शासकों ने युद्ध नीति पर बड़ा ध्यान दिया। तो इसने 2 बड़े, जो आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो बाहुबली में जो हीरो होता है बाहुबली, वो इन अस्त्रों का यूज़ करता है। एक तो रथ मूसल हो गया आपका, दूसरा महाशिला कंटक हो गया। रथ मूसल जो है कि पत्थर फेंकने वाली तोप थी, देखा ना, वो कपड़े वपड़े से पता नहीं किस चीज़ से लपेट करके, पेड़ वेड़ों से झुका करके, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे कुछ करके मोटे मोटे पत्थर फेंकते हैं। नहीं, पत्थर नहीं, मेरे ख्याल से सोल्जर्स को फेंकते हैं वो, हाँ, सोल्जर्स उसमें सेट होके और जाते हैं, उनके किले पे पहुंच जाते हैं, जो दूसरा उसका भाई था उसके यहाँ। तो ये रथ मूसल वो था, यंत्र था, ठीक है, इसको रथ मूसल यंत्र कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा महाशिला कंटक, बड़े बड़े पत्थर इसी तरीके से किसी चीज़ से अटका करके और या लुढ़का करके, और जो मेन गेट है अपने शत्रु का, उसके मेन गेट को तोड़ दिया जाए, इसको महाशिला कंटक शस्त्र बोला जाता है। तो ये जो है कि शस्त्र का इन्होंने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, अजातशत्रु ने। ये आपका प्रश्न पूछा गया है लास्ट टाइम, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया ना, आपके सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि करने को बंदा पीएचडी कर सकता है, इतनी डिटेल मिल जाएगी आपको। लेकिन मेन कहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैंने 2-3 बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, किससे नहीं पूछ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते फैक्ट लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो उदयन, जिसको जो है कि उदयभद्र भी कहा जाता है, उदयन, इनने क्या किया फिर उसके बाद में, पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने केवल सोचा, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और ये बंदा जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का समर्थक था। फिर जो है कि नागदशक, जिसको दर्शक भी कहा जाता है, ये जो है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो इन्हीं का जो बनारस क्षेत्र था, बनारस क्षेत्र के जो अमात्य थे, जिसको उपराज्यपाल भी आप कह सकते हैं, अमात्य ने, इसने ही क्या करा कि इसकी हत्या कर दी।
शिशुनाग नाम था उस बंदे का। इसने जो है कि नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है ये बंदा। फिर क्या होता है कि शिशुनाग ने क्या किया, अवंती और वत्स को युद्ध अभियान के द्वारा मगध में मिला दिया, अवंती को भी और वत्स को भी। और अंगवज्जी और कौशल, ये तो पहले से ही जो है कि इसके जो पहले के शासक थे उन्होंने अपने अंडर में पहले ही ले लिया था। और शिशुनाग ने क्या किया, अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिंबिसार के समय में जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह या ग्रीव्रज थी, ठीक है। अजातशत्रु ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र बना देता हूँ, यानी राजनीतिक महत्व को समझा उसके, लेकिन कैपिटल बना ही नहीं। उदयन ने क्या किया, उदयन ने कैपिटल बना दिया पाटलिपुत्र को, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया। और फिर इसके बाद में क्या होता है आपका जो शिशुनाग है, शिशुनाग वैशाली को दूसरी राजधानी बना देते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर शिशुनाग के बाद में जब शिशुनाग ने इसको बनाया ना, वैशाली को कैपिटल बनाया, फिर इनके बेटे कालाशोक ने क्या किया, कालाशोक ने वापस से वैशाली से राजधानी कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दी। तो ये चारों प्रश्न आपके पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं, एग्जाम से ही पॉइंट बना दिए क्वेश्चन पेपर से ही, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100वें वर्ष, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका कि काफ़ी देर लंबा बोलते बोलते गले में हम थोड़ा सा खराश से हो गए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति कराई गई। ध्यान रखेंगे, कालाशोक, ठीक है, 100 वर्ष पूरे हुए इनके महापरिनिर्वाण के, महात्मा बुद्ध के। इनके महापरिनिर्वाण के बाद में जो है कि क्या होता है, 100 वर्ष के बाद में कालाशोक जी वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगति कराते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद में महानंदिन ने क्या किया, इन्होंने भी जो है कि धोखे से कालाशोक की हत्या करी। और हत्या करके महानंदिन जी क्या करते हैं साहब, एक नए वंश नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। तो लो जी, नंद वंश की स्थापना हो जाती है, महानंदिन इनके संस्थापक होते हैं और ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। फिर वापस से शेर को सवा शेर, इनके दासी पुत्र महापद्मनंदन ने फिर इनकी हत्या कर दी, ठीक है। और वो खुद शासक बन गए। कौन बन गए, महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन थे, महापद्मनंद महानंदिन की दासी के पुत्र थे, ठीक है। मतलब उन्हीं के खुद के पुत्र थे वो, लेकिन अब इन राजाओं में होता ही है जनरली, कई कई रानियां होती हैं, तो इनका दासी पुत्र माना गया। वो किस तरीके से, इतनी डिटेल कहानी कहीं है नहीं, बस इतना है कि दासी पुत्र माना जाता है, महानंदिन के दासी पुत्र माना जाता है महापद्मनंद को, जिनको जो है कि ये अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। किनसे कंपेयर करते हैं, ये परशुराम से अपने आप को कंपेयर करते हुए परशुराम राम जी के उपनामों को खुद के उपनाम बना देते हैं। तो इनके उपनाम जो है कि सर्व छत्रो संहारक है, भार्गव है, ठीक है, और अपरो परशुराम है, एक राट है, एक छत्र है। ये उन्होंने खुद ही अपने उपनाम रखे हैं, ये नाम किसी ने इनको नहीं दिया, ये इन्होंने खुद ही रखे हैं अपने उपनाम। ये ध्यान रखेंगे, कहीं पे पॉइंट लिख देना कि ये सेल्फ, इन्होंने अपने आप को खुद ही नाम दिए हैं ये सारे, ठीक है। और कलिंग के खारवेल अभिलेख से महापद्मनंद की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कलिंग के खारवेल अभिलेख से मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नहरों से संबंधित यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नहरों के बारे में प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण मिलते हैं वो कलिंग के खारवेल अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। और जो पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी थी, जो बहुत बड़े व्याकरण के गुरु थे, पाणिनि, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है ये, एग्ज़ाम में ये भी पूछी जाती है। ये जो थे महापद्मनंदन के समकालीन थे एट दैट टाइम, ये और ये दोनों समकालीन रहे हैं। फिर बात आते हैं घनानंद जी के बारे में, और घनानंद जी नंद वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। घनानंद की और जो है कि चाणक्य जी की एक तरीके से वॉइस, एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैसी लड़ाई हो जाती है, मतलब मुंह से, ओरली, ठीक है। तो इससे जो है कि चाणक्य जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य को
एक राजा के रूप में उभारते हैं, शक्तिशाली राजा के रूप में उभारते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और ये क्या करते हैं, ये इसको घनानंद को मार करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की कूटनीतिक सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका बनता है मुनित्रय। मुनित्रय कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुनित्रय क्या है। तो मुनित्रय जो है कि पतंजलि जी की जो महाभाष्य पुस्तक है और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और कात्यायन जी की जो वर्तिका है, इन तीनों बुकों को सम्मिलित रूप से मुनित्रय कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बना हुआ था तो मैंने ये पॉइंट बना कर आपको लिख दिया। इसके अलावा जो है कि फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी करते हैं, मैंने आपसे कहा घनानंद जी की मृत्यु के बाद में। ठीक है, और फिर इनके बाद इनके बेटे बिंदुसार आए, वो राजा बनते हैं और बिंदुसार के बाद में फिर अशोक राजा बनते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने इसलिए छोड़ दिया मौर्य वंश को हम अलग से डिटेल में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास मौर्य वंश की होने वाली है। तो महाजनपद, दो प्रकार के महाजनपद थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक थे। तो वज्जी और मल ये आपके दो मेन गणतंत्र माने जाते हैं, गणतंत्रात्मक राज्य माने जाते हैं। ठीक है, वज्जी और मल दोनों। और वज्जी तो जो है कि विश्व में सबसे पहला गणतांत्रिक जो है कि महाजनपद माना जाता है। और इसके हम बात करें तो जो हमारे पूरा महाजनपद का जो विस्तार था ना, इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से थे, तो सबसे जो पूर्वी महाजनपद था वो अंग था, सबसे पश्चिमी जो महाजनपद था वो गांधार था, सबसे उत्तरी जो महाजनपद था वो कंबोज था और सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था वो अस्मक था। और जितने भी 15 के 15 महाजनपद थे वो उत्तरी भारत में थे और एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद था वो अश्मक था। ठीक है, भारत की सीमा के बाहर दो महाजनपद पाए गए, कंबोज और गांधार। कंबोज दो देशों की सीमा पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर कंबोज था, जबकि गांधार सेपरेटली पाकिस्तान में था। और सबसे दक्षिण का जो एकमात्र महाजनपद है वो अश्मक या फिर अस्सक भी कहीं पर इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक एक महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे अलग अलग मैंने आपके लिए लिखी है। ठीक है, अच्छा ये जो मैं आपसे कह रहा था कि वैशाली की लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, कौन, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। और लिच्छवी गणराज्य भी किसका था, ये वज्जी संघ की राजधानी थी। तो ध्यान रखेंगे, तो ये क्या है, प्रथम गणतंत्र माना गया है, विश्व का प्रथम गणतंत्र। ठीक, और जो 4 शक्तिशाली महाजनपद थे इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं, इन्हीं की कैपिटल याद रखने की ज़रूरत है, मगध, कौशल, वत्सवंती। एक दो और याद होती है तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र। ठीक है, सेकंड कैपिटल मगध की, थर्ड कैपिटल वैशाली, फिर फोर्थ कैपिटल वापस से पाटलिपुत्र। पहली राजगृह गृहव्रज, दूसरी जो है कि आपकी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली, फिर वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र। इस तरीके से कन्वर्ट होती है। थोड़ा सा एक एक महाजनपद के बारे में, महाजनपद काल ही निकल रहा है मुँह से, एक एक महाजनपद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन था, क्या था, कैपिटल वगैरह जो आपको लगे लिखने वाली बातें साथ साथ मेरे नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको ना PDF फॉर्म में उसमें डाल तो दूँ टेलीग्राम लिंक में, लेकिन फिर ये हो जाएगा कि आप जब इस PDF को देखेंगे ना तो इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि फिर वही बात आ रही है कि PPT बनाना मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, इतना इस तरह की टेक्नोलॉजी का कि PPT बना करके बिल्कुल, या डिजिटल बोर्ड के लिए फिर इतना अभी वो है भी नहीं इतना एफर्ट कि भाई वो डिजिटल बोर्ड पे करवाया जाए, इतना कुछ है नहीं। बस ये तो एक एफर्ट है कि किस तरीके से आपको बेहतर तरीके से चीज़ें कराई जाएँ, इसलिए मैं इसका PDF जो है कि अभी टेलीग्राम उसमें लिंक में डाला भी नहीं है। आप कहो तो मैं इसको डाल दूँगा टेलीग्राम में, है ना, तो लेकिन इतना है नहीं। आप कोई बिल्कुल आप ये बुक ले लीजिए, बस आप दृष्टि की GS की बुक है ये, इसको ले लीजिए। इसमें जो मैंने कंटेंट ऐड ऑन किया अपनी तरफ से 2-4 पेजेस वैसे मैं बीच में जहाँ मुझे लगता है कम है इसके अंदर कंटेंट, या फिर जो है कि आपके एग्ज़ाम के ये पॉइंट छूट रहे हैं तो उनको मैं जोड़ देता हूँ अलग से अपने हिसाब से इसमें। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में जो आपका जो है कि अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है कि बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र जो है कि वो जैन ग्रंथ था। तो अंगुत्तर निकाय मैंने आपसे कहा कि जो कंपटीशन के पर्पज से या वैसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो अंगुत्तर निकाय है। तो
तो यहाँ पर हम बात करें काशी की, तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। और सोन नंद जातक से जो है कि ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। ठीक है, मतलब काशी सबसे पहले जो सबसे पावरफुल था वो काशी था, फिर काशी के बाद में मगध ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, काशी का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो बृहदत्त माना जाता है। ठीक है, ये जिसको हम पहला राजा मानते हैं बृहदत्त। ठीक, बृहदत्त था। फिर उसके बाद में हम कौशल की बात करते हैं। कौशल जो है कि वो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, और रामायण कालीन जो कौशल राज्य की राजधानी थी वो अयोध्या थी, लेकिन हमें रामायण कालीन से बात नहीं करनी। क्वेश्चन आपका ये बनेगा श्रावस्ती, अयोध्या नहीं। अयोध्या अगर देवी दे तो वो गलत माना जाएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला हम बात करेंगे अंग, जो है कि अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, चंपा थी। और जो है कि बुद्ध के समय तक जो है कि चंपा की जो गणना है भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। और महापरिनिर्वाण सूक्त में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगर राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस ये दिए गए। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी, चंपा नगरी। ठीक है, मगध की बात करेंगे तो मगध को हमने बड़ा डिटेल में देख लिया। राजगृह ग्रीवज जो है कि इसकी वो कैपिटल थी, और कालांतर में यानी कि उसके बाद में जो मगध की राजधानी वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, और फिर जो है कि पाटलिपुत्र के बाद वैशाली, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र। इसलिए मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। किसने कहाँ कन्वर्ट करी, चाहो तो अलग से जो है कि इसको लिख लेना आप। इसके बाद में आपका वज्जी आ जाता है। वज्जी जो है कि 8 राज्यों का संघ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे इसके अंदर जो है कि वो 8 राज्य थे, इनसे मिल करके एक महाजनपद बना था वज्जी। ठीक है, मल्ल की बात करेंगे तो वज्जी के समान ही जो है कि ये भी एक संघ था, और इसमें भी जो है कि कई सारे छोटे छोटे अलग से राज्य थे। फिर इसके बाद चेदी की बात करेंगे तो चेदी की राजधानी जो है कि आपकी सोथिवती है, सोथिवती या सोथिवती, कुछ इसी टाइप से आपको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फिर आपका वत्स हो गया, इसकी राजधानी कौसंबी हो गई। कुरु हो गया, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई। इसके बाद आपका पांचाल हो गया। पांचाल जो है कि 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल है ना और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रम थी, और दक्षिणी राजधानी जो है कि आपकी काम्पिल्य थी। मत्स्य जो है कि जिसको मत्स्य भी कहा जाता है, जनरली मत्स्य बहुत नाम मात्र आपको देखने को मिलेगा, मत्स्य नाम से ये फेमस है राजस्थान का। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। ठीक है, और जो है कि इसके बाद सूरसेन है। सूरसेन इनकी राजधानी जो है कि सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी मथुरा थी। और इसके अलावा जो है कि सौरसेन भी देखने को मिलता है कहीं पर, ये मेनली सूरसेन सौरसेन ऐसे। और ये अस्मक को भी अस्सक भी देखने को कहीं को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ऐसा जनपद था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद था। फिर अवंती की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है कि आपकी उज्जैनी थी। ठीक है, और जो है कि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जय महिष्मती। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, ये थी। इसके बाद जो है कि गांधार, गांधार की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है कि प्रमुख व्यापारिक नगर था, फेमस था बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है कि शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला शिक्षा का और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद जो है कि काम्बोज की बात करते हैं। काम्बोज जो है कि आपका भारत से बाहर, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 2 देशों की सीमा पर जो है कि काम्बोज बसा हुआ था। इसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट और है कि प्राचीन समय में काम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। घोड़े यहाँ से जो है कि युद्ध के लिए लाए जाते थे। वैशाली की बात कर ली हमने। वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था, ध्यान रखेंगे, और लिच्छवी गणराज्य जो है कि वो क्या था, वो वज्जी संघ की राजधानी थी। आपको चाहे वज्जी दे दे चाहे लिच्छवी गणराज्य दे दे, आपको दोनों को एक ही बात है, ये विश्व का प्रथम गणतंत्र इसको माना जाता है। वज्जी संघ को भी विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वज्जी संघ नहीं देगा तो आपको लिच्छवी गणराज्य देगा। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य जो है कि वज्जी संघ की राजधानी थी। तो ये जो है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र माना जाता है, और इसका गठन जो है कि 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपदों की बात हमने कर ली, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। विश्व का प्राचीनतम वैभवशाली नगर की बात करें तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, इसके बाद महाजनपद के जो मगध है, मगध के उत्कर्ष के उत्तरदायी कारक बता रखे हैं कि भाई इसका जो है कि किस प्रकार से, क्यों जो है कि इसका
इसी महाजनपद का उदय होता है। हमने स्टार्टिंग में वैसे कारण देख लिए, पर फिर भी यहाँ से देखना चाहो तो देख लेंगे। भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, गंगा का मैदान था जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड उपलब्ध हो पाती थी। तांबे और लोहे की खानें यहाँ पर उपलब्ध थी। आसानी से हथियार बनाए गए, हल बनाए गए, बेहतर उपकरण बनाए गए, जिससे जो है कि व्यापार और कृषि दोनों में वृद्धि हुई। जलोढ़ मिट्टी थी जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत आधार प्रदान करती है। जो यहाँ की राजधानियाँ थी दोनों की दोनों बड़ी ही सुटेबल जगह पर थी। राजगृह पाटलिपुत्र दोनों जो है कि एक तरीके से राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और जो है कि आपकी पाटलिपुत्र जो है कि ये एक तरीके से नदी दुर्ग बनाती है, जिससे क्या होता है कि आपको इजीली कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो दोनों कैपिटल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा हम बात करते हैं दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ियाँ लाई जाती थी। इमारती लकड़ियाँ बड़ी कॉस्टली हुआ करती थी, जिससे जो है कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में हाथी मिलते हैं, और हाथी को ये अपनी आश्व सेना में शामिल करते हैं, जिससे इनकी सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है। और आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी एफर्ट लगा इसमें। लॉन्ग क्लास बहुत ज़्यादा ये हो चुकी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सीरीज़ से आपको अगर ध्यान से आपने देखी होगी तो बड़ा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं देखी ध्यान से तो दोबारा देखिए, कहानी की तरह बिल्कुल मज़ेदार तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बताइएगा कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत लगे कि हाँ भाई इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मैं एज अ फ्रेंड मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, एज अ फ्रेंड मैं आपको बस ये सीरीज़ कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितनी भी हमारी बहनें फ्रेंड्स हैं, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये क्यों फैक्ट पढ़ने में फैक्ट याद नहीं हो पाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, कैसे पढ़ें पता नहीं, सर्च मारते रहते हैं यूट्यूब पे कि जीके जीएस कैसे तैयार करें। तो जीके जीएस कैसे तैयार करें, कितनी फैक्ट आप पढ़ लो ना, आप जो है कि 1 महीने 2 महीने बाद फिर सारा भूल जाओगे। जो हिस्ट्री लर्न होती है वो एज एक कहानी की तरह याद हो पाती है। अगर आपको कहानी याद है ना, तो एक बार को अगर आप फैक्ट भूल भी जाएंगे तो जब आपकी नज़रों के सामने फैक्ट आएंगे तो आप इजीली उसको जो है कि रिकॉल कर लोगे, आसानी से उसको पकड़ लोगे कि हाँ यार यही आंसर है। लेकिन खाली फैक्ट रट लिए, कहानी पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, कैसा था, ये क्या है, वो क्या है, कुछ अता पता है नहीं, फैक्ट रट लिए, तो उसके बाद में बस रटते ही रहो। अब ये एग्ज़ाम आ रहा है फिर इसके लिए रटो, फिर दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है फिर उसके लिए रटो, फिर तीसरा एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए रटो, बस रटते रहो। रटने के दौरान सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सिलेक्शन के बाद दोबारा कुछ पूछ लो, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ऐसा ना हो, आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम दो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दो, आपको मज़ा आना चाहिए बस पढ़ने में, ठीक है। चीज़ें माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए माइंड से। इस तरीके से मेरी आपको कोशिश है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से कंटिन्यू बना रहा हूँ आपके साथ। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।